हरिद्वार के महाकुंभ में साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और हरिद्वार महाकुंभ मेले में चलाई जा रही न्यूज 18 की इस खास सीरीज में आज हम बात नागाओं के सबसे बड़े अखाड़े यानी जूना अखाड़ा की करेंगे। जूना अखाड़े की छावनी में देश भर से साधु सन्यासी और नागा बाबा पहुंच गए हैं। सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़े की क्या है खासियत, दिखाते हैं। धर्म नगरी हरिद्वार के नजारे इन दिनों बदले हुए हैं। लाखों साधु संत महाकुंभ में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंच चुके हैं और ये संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हरिद्वार में भगवा पताका लहरा रहा है। डमरू की ध्वनि लोगों को भव्य कुंभ की ओर आकर्षित कर रही है। भव्य कुंभ की इन दिव्य तस्वीरों को आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 हरिद्वार में उपस्थित है और आज हम आपको जूना अखाड़े की अलौकिक तस्वीरें दिखाएंगे। तो कुंभ मेलों में पेशवाई के समय ही अखाड़े अपने पारंपरिक अस्त्र शस्त्र दिखाने के लिए उतरते हैं। कुंभ के पेशवाई में सभी अखाड़ों के साधु संत अपने पूरे समुदाय के साथ निकलते हैं। इसमें हाथी, घोड़े, पालकियां और उनके हथियार नजर आते हैं। जूना अखाड़ा नागा साधुओं का सबसे बड़ा अखाड़ा है। इस अखाड़े में सन्यासियों की संख्या 4 लाख से भी ज्यादा है। इनमें से अधिकतर साधु नागा साधु हैं। जूना अखाड़े में व्यवस्था की एक खास प्रणाली है। इस अखाड़े को अगर पूरा समाज कहे तो गलत नहीं होगा। में जो है हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने ये धर्म रक्षा के लिए जो है अखाड़ों का स्थापना किया था। तो विशेष रूप से जूना अखाड़ा जो है, जूना का मतलब होता है प्राचीन अखाड़ा, सबसे प्राचीन जो है जूना अखाड़ा है। तो हमारा यहाँ पर जो है हम लोगों के अंदर में जो 52 मड़ी का परंपरा रहती है, जिसमें से हम लोगों ने इसको 4 विभाग किया हुआ है। जैसे 16 है, 4 मड़ी है, 13 है, 14 है। तो ऐसे तो ये हमारा इधर में 51 मड़ी भारत में है। 1 मड़ी लामा का वो तिब्बत में रहती है, लामा की। तो इस तरह से हम लोग 52 मड़ी में हमारा जो महासभा होती है उसमें 52 सदस्य होते हैं, जिसकी पूरा इसका व्यवस्था संचालन जो है पूरा अखाड़े का किया जाता है। सन्यासियों का अग्नि अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा भी जूना अखाड़े के साथ ही अपनी छावनी बनाते हैं। यही नहीं, ये लोग शाही स्नान भी करते हैं। इस तरह तीनों अखाड़ों के साधु सन्यासियों की संख्या अगर मिलाकर देखी जाए तो ये 5 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। इनमें से अधिकतर साधु नागा हैं। इनमें अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार महंत होते हैं। वर्तमान में इस अखाड़े के अध्यक्ष प्रेमगिरी महाराज हैं। जूना अखाड़े की स्थापना 1145 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में पहला मठ स्थापित करके की गई थी। इसे भैरव अखाड़ा भी कहते हैं। इसके इष्ट देव शिव और रुद्रावतार गुरु दत्तात्रेय भगवान हैं। इनका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है और हरिद्वार के माया मंदिर के पास इनका आश्रम है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा का मुख्यालय वाराणसी में स्थित है, लेकिन इन दिनों जूना अखाड़े की रौनक महाकुंभ में देखते ही बन रही है। पहले जो हमारा अखाड़ा का परंपरा है, सबसे बड़ा जो है वो संरक्षक होते हैं, जैसे अभी हरिगिरी जी महाराज। उसके बाद में हमारा अध्यक्ष सभापति जी जो है प्रेमगिरी जी महाराज, वो अध्यक्ष होते हैं। फिर इनके नीचे में 4 श्रीमेंत है, फिर 4 सचिव है, फिर 4 श्रीमेंत थानापति है, फिर वो कारोबारी, कोठारी, भंडारी, बहुत सारा विस्तार जो है उसके अंदर में। फिर विस्तार से श्रीमेंत, थानापति, स्थानधारी, अभ्यागत, महापुरुष, इतना कई परंपरा, नागा, दिगंबर, ये सब सारी परंपरा रहती है। शिव सन्यासी संप्रदाय के अंतर्गत ही दशनामी संप्रदाय जुड़ा हुआ है। ये दशनामी संप्रदाय के नाम गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण, तीर्थ और आश्रम होते हैं। 7 अखाड़ों में से जूना अखाड़ा इनका खास अखाड़ा है। किसी भी अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर का पद सबसे ऊंचा होता है। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं, जो अब तक 1 लाख से अधिक सन्यासियों को दीक्षा दे चुके हैं। इस अखाड़े से तमाम देशी विदेशी भक्त जुड़े हुए हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में है। तो उसको प्रारंभ जो होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग महापुरुष बोलते हैं। उसके अंदर में क्या पूरी, गिरी, भारती, सभी 5 गुरु होते हैं। जैसे 5 परमेश्वर। हमारा जो है पंचायती व्यवस्था, शुरू से पंचायती व्यवस्था प्राचीन काल में, जैसे अंबेडकर जी वगैरह, गांधी जी वगैरह, जो भारत का संविधान है उसका भी प्रेरणा इधर से जूना अखाड़े से बहुत से लोगों ने लिया। तो पंचायती व्यवस्था, तो 5 गुरु होते हैं उसमें, पंचगुरु बोला जाता है। जो उसको पहली प्रारंभिक दीक्षा दिया जाता है, जब
हम लोग अखाड़े का सदस्य बनाते हैं और अखाड़े में शामिल करते हैं, तो उसमें 5 गुरु होते हैं, समझे। 5 गुरु, तो वो पांचों अलग अलग सभी मड़ियों से होते हैं और एक छोटे गुरु प्रमुख गुरु होता है। तो ये 5 गुरुओं का व्यवस्था है। उसके बाद में उसको महापुरुष बनाया। उसके महापुरुष बनने के बाद में कुछ समय में सेवा वगैरह करते हैं। शुरुआत में जब रखते हैं तो उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं, फिर महापुरुष बनाते हैं, फिर दिगंबर गुरु, छठे जो दिगंबर गुरु होते हैं, दिगंबर दीक्षा दिया जाता है। जूना अखाड़े में व्यवस्था की एक खास प्रणाली है, जहां साधुओं के 52 परिवारों के साथ बड़े सदस्यों की एक कमेटी बनती है। ये सभी लोग अखाड़े के लिए सभापति का चुनाव करते हैं। एक बार चुनाव होने के बाद ये पद जीवन भर के लिए चुने हुए व्यक्तियों का हो जाता है और ये चुनाव महाकुंभ मेले के दौरान ही होते हैं। इस अखाड़े की छाप पूरे भारतवर्ष में दिखाई देती है। ये देखिए, पूरा भारतवर्ष में हमारा बहुत सन्यासी है, पूरा तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, सब पूरा देश के अंदर में और विदेशों में भी हम लोग इसको जो रजिस्ट्रेशन जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय दिल्ली से करवाया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रीपति दशनाम जूना अखाड़ा, जिसमें नेपाल में भी है, श्रीलंका में भी है और भी बहुत से देशों में हमारा जो है जूना अखाड़ा की परंपरा की सन्यासी है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में इसको जो है मान्यता प्राप्त है। जूना अखाड़े की 4 मढ़ियां हैं। अखाड़ों की चारों मढ़ियों में महंत से लेकर अष्ट कौशल महंत और कोतवाल तक नियुक्त किए जाते हैं। जूना अखाड़े में नागा साधुओं की संख्या सबसे अधिक है। अपने विचित्र वेशभूषा के लिए जाने जाने वाले ये नागा साधु हमेशा से धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ते आए हैं, फिर चाहे वो मुगल काल का समय हो या फिर कुछ और। जूना अखाड़े के ये नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए हमेशा अपना बलिदान देते आए हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शर्मा की रिपोर्ट। अखाड़ों की सीरीज में आज बात सन्यासियों के प्रमुख अखाड़े श्री निरंजनी अखाड़े की भी। निरंजनी अखाड़े को सर्वाधिक शिक्षित, साधु संतों और महामंडलेश्वर वाला अखाड़ा कहा जाता है। हरिद्वार महाकुंभ में साधुओं के अखाड़े भी शामिल हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक प्रमुख अखाड़े निरंजनी अखाड़े की। ये अखाड़ा सबसे ज्यादा शिक्षित संतों का अखाड़ा माना जाता है। इसकी शाखाएं और साधु भी पूरे देश में फैले हुए हैं। साथ ही निरंजनी अखाड़ा पूरे देश दुनिया में धर्म के प्रचार प्रसार और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है। निरंजनी अखाड़ा पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा लगभग 1000 वर्ष पहले गुजरात के मांडवी से इसका हुआ है, आदिगुरु शंकराचार्य के हाथों द्वारा। तो तब से ये अपने कार्य में लगा हुआ है। और जहाँ तक बात रही पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के कार्यों की, सामाजिक काम, शिक्षा जगत में, स्वास्थ्य जगत में कई ऐसे अभूतपूर्व कार्य किए हैं। आप जानते हैं हरिद्वार में कभी कोई कॉलेज नहीं था। यहाँ जो एसएमएन जैन पीजी कॉलेज है वो पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का, संस्कृत महाविद्यालय है वो भी पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का। अभी हमने एक रामानंद स्कूल खोला जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। तो कम फीस पे पैसा आते हैं, शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। और संस्कृत वेद विद्यालय ये सब जो है कार्य है। निरंजनी अखाड़े की स्थापना गुजरात के मांडवी में हुई थी और सभी अखाड़ों में ये सबसे प्रसिद्ध अखाड़ा माना जाता है। इस अखाड़े के इष्ट देव कार्तिकेय हैं, जो देव सेनापति हैं। माना जाता है कि इसकी शाखाएं हरिद्वार, काशी, त्र्यंबक, कुरुक्षेत्र, उज्जैन, उदयपुर, ज्वालामुखी में है। निरंजन देव जो है भगवान शिव के पुत्र है, कार्तिकेय भी उनको कहते हैं। उन्हीं के नाम से अखाड़ा है। जो हमारी परंपरा है, यहाँ व्यक्तिगत कोई किसी का जो परंपरा है उन्हीं से चलती, उन्हीं का जो नाम है, गुरु महाराज का नाम, उसी के नाम से अखाड़ा है, उसके नाम से हमारी संस्थाएं है। तो हमारे यहाँ ये नियम है, सुबह जितने भी संत हमारे यहाँ होते हैं, सुबह उठ के पूजा होती है। पूजा के बाद जिनको जो भी काम दिया जाता है अपने काम पे जाते हैं। 11:30 बजे हमारे यहाँ भोजन होता है। भोजन के बाद हमारा आराम होता है 2 घंटे। उसके बाद हमारा जो है शाम की क्रिया शुरू होती है। हाँ, हमारे यहाँ जितने भी संत महात्मा, हमारे यहाँ किसी ने BCom किया है, MCom किया है, BA किया है, PhD किया, काफ़ी महात्मा हमारे यहाँ ऐसे है। निरंजनी अखाड़े के संत भी हरिद्वार पहुँच चुके हैं। भक्तों के लिए संतों के अखाड़े भी आस्था और भक्ति के प्रतीक होते हैं। पुलकित शुक्ला, न्यूज़ 18, हरिद्वार। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या को लेकर 25 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे
अयोध्या के विकास के रोड मैप को लेकर बैठक, अयोध्या के विकास की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी भी इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे, तो अयोध्या के विकास की समीक्षा करेंगे कि तमाम जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं अयोध्या के चौतरफा विकास को लेकर वो कहां तक पहुंचे हैं, उनकी जो वर्क स्टेटस रिपोर्ट है वो क्या है, इसको लेकर ये समीक्षा बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इस बैठक का हिस्सा होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। तो विकास पर मंथन होगा, न सिर्फ भव्य राम मंदिर का निर्माण किस तरह से हो रहा है उसको लेकर, बल्कि अयोध्या के चौतरफा विकास, राम मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र जहां जिसकी पूरी काया बदलनी है और जिसकी पूरी सूरत बदलेगी यहां हो रहे विकास कार्यों के बाद, वो विकास कार्य कहां तक पहुंचे हैं, किस तरह उन्हें अमली जामा पहनाया जा रहा है, उसको लेकर मंथन करेंगे। पीएम मोदी बैठक करेंगे। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं उस दिन की जब भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर शिलान्यास किया गया था। वहां किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भक्ति भाव को दर्शाते हुए दंडवत प्रणाम किया था, वो आप तस्वीर देख सकते हैं। और एक तस्वीर जो अयोध्या के चौतरफा विकास को लेकर पूरी प्लानिंग हो रही है और वहां पर जो काम चल रहे हैं उसको लेकर मंथन होना है। सीएम योगी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पवन गौड़ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। पवन, अयोध्या में न सिर्फ भव्य राम मंदिर का निर्माण किस तरह से हो रहा है, बल्कि चौतरफा विकास जो अयोध्या का होना है उसको लेकर यह बैठक की जाएगी। जी अपर्णा, बिल्कुल जिस तरह से पहले दिन से ही राम मंदिर का जो मुद्दा है वो हमेशा बीजेपी और प्रधानमंत्री की प्राथमिकता रहा है। तो जब से लगातार बीजेपी हमेशा राम मंदिर के मुद्दे को उठाती रही है और अब जब फैसला आ गया है तो प्रधानमंत्री संकल्पित हैं अयोध्या के विकास के लिए। तो 25 मार्च को ये बैठक होनी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में अयोध्या को लेकर जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। 3 प्राइवेट कंपनियों को इसका जिम्मा सौंपा गया था, जिनको कि तमाम जो अयोध्या के लोग हैं, चाहे वो साधु संत हों या आम जनमानस हो या वहाँ की जो और जो अन्य जो लोग हैं, उन सबसे बातचीत करके किस तरह से अयोध्या का विकास होना चाहिए, क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी ये है कि वहाँ जो आधुनिक विकास का काम भी हो, लेकिन जो उसका पुरातन स्वरूप है, जो भगवान राम के समय जो अयोध्या की एक तस्वीर हुआ करती होगी, ऐसी जो भव्य तस्वीर है वो भी बरकरार रहे। तो सरकार की प्राथमिकता ये दोनों ही चीज़ मेंटेन करने की है। इसको लेकर लगातार लोगों से सलाह मशवरा उन्होंने किया गया। अब 25 मार्च को ये जो विजन डॉक्यूमेंट जो तैयार हुआ है उसकी समीक्षा खुद प्रधानमंत्री करेंगे। इसमें जो 1200 एकड़ में जो अयोध्या में वैदिक सिटी बनाई जाएगी उसकी समीक्षा होगी। उसके साथ साथ जो 84 कोस में अयोध्या की जो परिक्रमा है उसमें जो पुरातत्व जितने भी स्थल हैं भगवान राम से जुड़े हुए उनका विकास, उसके साथ साथ जितने भी आसपास के जो क्षेत्र हैं जहां साधु संतों ने तपस्या की, जिनकी तपस्थली है, उसका विकास किस तरह से किया जाए, ये पूरा एक रोड मैप इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर तैयार कराया गया है, जिसमें तमाम लोगों की राय ली गई है और राय के आधार पर प्रधानमंत्री खुद इसका मॉनिटर करेंगे और जो भी इसमें अगर उनको कुछ बदलाव करने होंगे या उनके अलग से अपना एक सुझाव देना होगा तो अपने सुझाव रखेंगे, जिससे कि अयोध्या का चौतरफा विकास हो सके और सिर्फ आधुनिक विकास नहीं, जो पुरातन उसका स्वरूप था वो लगातार बरकरार रहे। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही पवन की जो मूल भावना है उसको भी बरकरार रखना है, जन भावना को भी का ख्याल रखना है और साथ ही किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग इमेज बने अयोध्या की, उसको लेकर भी तमाम तरह की योजनाएं हैं। काफी एम्बिशियस ये पूरा प्रोजेक्ट है। कौन कौन इस बैठक में हिस्सा होगा पीएम मोदी और सीएम योगी के अलावा? देखिए अपर्णा, अभी तक यह है कि जो इस राम मंदिर निर्माण से जुड़े हुए प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इसमें रहेंगे, राम मंदिर ट्रस्ट से संबंधित लोग इस बैठक में रहेंगे। उसके साथ साथ जिन कंपनियों को ली एसोसिएट हो, L&T हो, ऐसी जो कंपनियां हैं जो इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार कर रही हैं वो इस बैठक में रहेंगी और वो इसका प्रेजेंटेशन देंगी कि किस तरह से उन्होंने लोगों से राय ली, लोगों की क्या राय थी अयोध्या के विकास को लेकर, वो क्या चाहते हैं, तो उसका अपना प्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद में प्रधानमंत्री इस पूरे प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद में अगर उनको लगता है कि इसमें और कुछ बेहतर हो सकता है तो वो इसमें अपना इनपुट देंगे। तो अयोध्या के चौतरफा विकास को लेके शुरू से मोदी सरकार हो केंद्र में या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, वो कृत संकल्पित है और उसी को लेकर लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और जरूरी ये भी इस बात को मॉनिटर करना भी है पवन की जो तमाम योजनाएं हैं जो कागजों पर भव्य नजर आ रही है, जमीन पर उतनी भव्य नजर आए और साथ ही तय वक्त पर भी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाए।
जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार पहले दिन से ही योगी आदित्यनाथ और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए और मंदिर का शिलान्यास किया, तो इससे एक बात बिल्कुल साफ थी कि किसी भी कीमत पर इस पूरे निर्माण में देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर लगातार निर्माण समिति की बैठक लगातार होती रही। उसके नींव का जो स्ट्रक्चर है उसमें कई सारी समस्याएं आई, तो उसके स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया। जो आसपास का जो पूरा एरिया था उसमें कहाँ कहाँ समस्या है, किस तरह से भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, उसको लेकर बात हुई। चाहे वो राम की पौड़ी हो, सरयू नदी का तट हो, दीपोत्सव की बात हो, तो चारों तरफ विकास की बात है। अयोध्या में एयरपोर्ट बनने की बात हो, रेल के द्वारा अन्य जो डेस्टिनेशन है पूरे देश में और विदेश में उसको जोड़ने की बात हो, हवाई सफर के द्वारा, तो ये पूरी जो चौतरफा विकास है वो सिर्फ सुंदरता या आधुनिकीकरण पर डिपेंड नहीं होगा। पूरी दुनिया के नक्शे पर अयोध्या को कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि भारत का सांस्कृतिक बहुत बड़ा केंद्र है अयोध्या, उसको कैसे पूरी दुनिया के सांस्कृतिक नक्शे पर स्थापित किया जाए, ये प्राथमिकता है केंद्र और राज्य सरकार दोनों की, और इसके लेकर लगातार दोनों सरकारें काम कर रही हैं। पवन, जरा ये बताइए, जो 84 कोस का संपूर्ण खाका है विकास की कसौटी पर उतारने के लिए किस तरह से लेआउट किया गया है, दर्शकों के लिए बताएं क्या कुछ वहां पर बनना है, किस तरह से प्लान किया गया है? देखिए, 84 कोस की जो परिक्रमा है अयोध्या की, उसमें जो भी भगवान राम से जुड़े हुए स्थल हैं, जो जो जगह हैं जो परिक्रमा में पड़ती हैं, उन सबका विकास किया जाएगा। वहाँ जो अगर कुछ जो मंदिर बने हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। वो उस पूरे परिक्रमा मार्ग को सही से बनाया जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं उसमें टूटी फूटी रोड है, उसमें बहुत सारा विकास नहीं हुआ है इस पूरे क्षेत्र में। तो उस पूरे क्षेत्र का जहाँ भी जो ऋषि मुनि हैं जिनका उन्होंने तपस्या की है, उस तपस्या स्थली को उस पुरातन स्वरूप में विकसित किया जाएगा। उसके साथ साथ जो आधुनिक, जो सबसे बड़ी बात है कनेक्टिविटी की, क्योंकि लोग पहुंचे, क्योंकि बिल्कुल देश से नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से वहां पर लोग पहुंच सके। और जो अयोध्या जिसका जिक्र हमने किताबों में, धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है, वो अयोध्या वैसे ही भव्य स्वरूप में नजर आए। पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।